नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो भी मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगा, जब भी आपकी नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तब के बाद होगा ये, ठीक है। मतलब अगर इसके नई शिक्षा नीति के लागू होने से पहले अगर टीचिंग को आपका प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, तो दोस्तों वो तो नॉर्मल चलेगा जैसे कि चलता है। लेकिन एक बार अगर देश में हमारी शिक्षा नीति लागू हो जाती है, अगर उसके बाद आप टीचर बनना चाहते हैं तो तब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना, तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है या फिर जो भी आपके मन में डर बना हो कि भाई मुझे टीचर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, मैं टीचर कैसे बनूंगा, सारा का सारा बिल्कुल 100% दूर हो जाएगा। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप इसे अच्छे से समझ नहीं पाओगे। हमारा बोलना ख़राब हो जाएगा और आपका सुनना ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके पास समय है तो ही आप इस वीडियो को देखना, अगर अभी समय नहीं है तो थोड़ी देर बाद इस वीडियो को देख लेना, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि बाद में आपका कन्फ्यूजन होगा और आप फिर नीचे मुझे कमेंट करोगे कि सर इसमें आपने ये वाली बात बोली है, ये तो है ही नहीं। एक बार आप पूरा वीडियो देखना, तब जाके आप मुझे कमेंट करना, तो शायद से दोस्तों आपका कोई कमेंट ही, मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना क्रिएट होगा, ठीक है, माइंड में। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों जो ये आपकी नई शिक्षा नीति आई है, इसका सभी लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं, ठीक है। कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं, फिर कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसका हर कोई समर्थन नहीं कर रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो शायद जब इसे कानूनी रूप मिलेगा, अभी तो केवल कैबिनेट द्वारा पास किया गया है, तो शायद भविष्य में जब इसे कानूनी रूप मिले तो दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं बिल्कुल श्योर होकर नहीं कह रहा हूँ। और अगर संशोधन नहीं होता तो भी दोस्तों स्टेट के पास कुछ अधिकार होते हैं, तो उसके बारे में भी आगे चल के हम चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों ये वीडियो, तो इसलिए से बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। तो देखिए, अब आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो 12th के बाद ही आप बनना चाहोगे, ठीक है। हालांकि आप सपना पहले भी ले सकते हैं, मैं बिल्कुल दोस्तों स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी अगर आपने भी डिग्री डिप्लोमा शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्राप्त कर लिया, बस आपको रिक्रूटमेंट का इंतजार है, तो भी आपकी वीडियो बहुत काम आएगी। लेकिन मैं सभी तरह के अभ्यर्थियों या फिर सभी तरह के स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल इसलिए स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 12th के बाद आपने डिसाइड करा कि आपको एक शिक्षक बनना है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको 4 वर्षीय डिग्री करनी पड़ेगी, जिसमें 3 वर्ष की आपकी स्नातक हो जाएगी, मतलब आप ग्रेजुएट हो जाएगी, उसमें 1 साल की आपकी बीएड ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब कितना होता है, अब आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है और 2 साल को आपको शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करना पड़ता है, तो अब टोटल 5 साल लगते हैं। लेकिन अगर नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद आप अगर टीचर बनना चाहते हो, जो उसकी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उसमें आपकी पहले की तरह 4 ही साल लगेंगे, ठीक है। 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी उसमें, और 1 साल की उसमें बीएड हो जाएगी। अब दोस्तों पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए होगा आपका। अब इसमें ये जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, उन्हें बाद में उसका, जैसे कुछ लोग तो 12th के बाद ही सोच लेंगे भाई हमें शिक्षक बनना है, लेकिन मान के चलो कुछ ऐसे हैं बंदे और वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद वो चाहते हैं कि हम शिक्षक बने, या फिर किसी ने बहुत साल पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब उसके 30-40 या वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए 30-40 साल बाद उसे लगा कि मुझे शिक्षक बनना है, तो दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद उसे 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी, और उसने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी होगी तो उसे 1 साल की बीएड करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपकी अब बीएड बिल्कुल कंपलसरी है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्वालिफाई कर लिया अपनी डिग्री, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको टेट परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अब दोस्तों सीटेट, इसमें ये होगा, सीटेट आप पास करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी जो स्टेट लेवल पर टेट परीक्षा होती है, जैसे यूपी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, वो उन्हें भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सीटेट होगा, ये दोस्तों हर केंद्र शासित प्रदेश की रिक्रूटमेंट, हर सेंट्रल रिक्रूटमेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट में वैलिड होगा। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का आप टेट पास करोगे दोस्तों, वो बस उसी स्टेट की रिक्रूटमेंट में लागू होगा, ठीक है। तो सीटेट के ज़्यादा फायदे होंगे आपको, ठीक है। अब दोस्तों सीटेट में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, अब ये देखिए, जो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब 2 वीडियो बनाई मैंने शिक्षा नीति पर, अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं दोस्तों। फिर आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे नई शिक्षा नीति को, आपके सारे डाउट, सारे संदेह और सारे सवाल दूर हो जाएंगे, जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो। तो आप अगर इन तीनों वीडियो को देख लेते हो, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई अब 10+2 वाला तो प्रोसेस है नहीं, अब 5+3+3+4 वाला है। तो जिसमें स्टार्टिंग के 5 है, उसमें आपका 3 साल प्री स्कूलिंग के, बाकी 1st और 2nd क्लास है। तो अब वो भी नर्सरी के पास ही आ गई है, मतलब जो नर्सरी एनटीटी टीचर्स या फिर ECCE के जो वो
टीचर्स बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके अंडर आ गए। अब पीआरटी में दोस्तों तीसरी से 5वीं तक क्लास आ जाएगी नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद, ठीक है। पहली से 5वीं तक पीआरटी शिक्षक नहीं कहलाए जाएंगे। तो इसमें ऐसा हो सकता है जो नर्सरी टीचर है, मतलब जो शुरू के 5 साल मैंने बताए जिसमें प्री स्कूलिंग और आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्लास है, शायद से उनके लिए भी सीटेट कर दिया जाए लागू, ठीक है। या तो उनके लिए अलग से सीटेट निकाल दिया जाएगा, उसका फिर अलग अलग नाम रख लिया जाएगा उसे लेवल में, जैसे कि अब जो लेवल 2 है शायद उसे लेवल 3 बोल दे, फिर लेवल 1 को लेवल 2 बोल दे, वो दोस्तों भविष्य में हमें पता चलेगा। लेकिन अगर उनके लिए नहीं निकाला अलग से सीटेट, तो दोस्तों शायद ऐसा हो सकता है जो आपका पेपर 1 होता है सीटेट का, वही नर्सरी टीचर के लिए भी हो। अगर अब नर्सरी टीचर के लिए पेपर 1 हो जाता है तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको फिर सिलेबस में भी चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अब आप सीटेट देते हैं पहली से 5वीं तक का देते हैं पेपर 1, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, ये जिसमें शायद से दोस्तों 10 साल तक के बच्चे आते होंगे, ठीक है। लेकिन अब जो पढ़ोगे आप 3 साल से 10 साल तक के बच्चों को पढ़ेंगे, पहले 6 से 10 तक पढ़ते थे, अब 3 से 10। तो दोस्तों जो उनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर पैडागोजी होगी उनकी अलग होगी, ठीक है। तो शायद से आपको पेपर 1 में परिवर्तन देखने को मिल सकता है अगर ऐसा कर दिया जाए। अब दोस्तों सीटेट तो आपका कंपलसरी निश्चित रूप से होगा, लेकिन इसमें जो मैंने आपको परिवर्तन दिखाए शायद से हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ठीक है। बस मैंने आपको अपने ओपिनियन दिए। अब इसमें जो सीटेट का लेवल है, तो दोस्तों इस बार की नई शिक्षा नीति में बात की गई है जो आपका टेट परीक्षा होगी इसका लेवल बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इन्हें क्वालिटी टीचर्स चाहिए, और क्वालिटी टीचर्स कैसे इन्हें पता चलेंगे, जब उनका स्तर बढ़ा देंगे या फिर जो भी आज सीटेट का जो भी लेवल था उसे अपर कर देंगे, तो तभी उन्हें पता चलेगा कि और भी ज़्यादा आपसे कठिन सवाल पूछे जाएंगे। कठिन से मेरा तात्पर्य दोस्तों और भी ज़्यादा गूढ़ तरीके से पूछे जाएंगे। आपका अवलोकन किया जाएगा कि आप शिक्षक पदवी के लिए कितने सक्षम हैं या फिर कितनी काबिलियत रखते हैं, ठीक है। तो आपने सीटेट क्वालिफाई कर दिया। उसके बाद दोस्तों पीजीटी के लिए मैंने आपको बता दिया, पीजीटी के लिए अब कंपलसरी हो जाएगा सीटेट और बीएड। वैसे काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट में अभी बीएड और सीटेट कंपलसरी है पीजीटी के लिए, लेकिन कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट होती है जो पीजीटी के लिए आपसे बीएड नहीं मांगी जाती, ठीक है। और अगर बहुत सारी मतलब लगभग शायद से सारी ऐसी रिक्रूटमेंट है जिसमें सीटेट तो आपसे मांगा ही नहीं जाता पीजीटी के लिए, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब आपने क्या करा, सबसे पहले अपनी डिग्री क्वालिफाई करी, उसके बाद आपने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करा। अब दोस्तों आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, चाहे केवीएस, DEET+B, यूपी की तरफ से, हरियाणा की तरफ से कोई भी टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए, नर्सरी टीचर, पीआरटी या फिर टीजीटी, पीजीटी के लिए, ठीक है। तो आप उसे क्वालिफाई करोगे। अब दोस्तों रिक्रूटमेंट का सबका अलग अलग होता है, जैसे कि केवीएस का सिलेबस अलग है, DEET+B का अलग है, तो उस हिसाब से उनके हिसाब से ही चलेगा वो। तो जब आप इसे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है, तो फिर इसके बाद होगा दोस्तों आपका एक इंटरव्यू होगा और एक डेमो होगा, ठीक है। इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब ये दोस्तों हर जगह चलेगा, मैं आगे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जब आप रिक्रूटमेंट का एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, जैसे केवीएस, DEET+B का कोई सा भी आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद आपका एक डेमो होगा और एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसे क्वालिफाई करने के बाद या इससे पहले इसके बाद दोस्तों आप फिर आपसे एनटीए जो एजेंसी है ये आपसे एक परीक्षा लेगी, ठीक है। अब आपको वो वाली एनटीए का भी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों फिर आपको 2 साल तक के लिए देखा जाएगा कि आप जो भी शिक्षण करा रहे हैं या फिर किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप पे नज़र रखी जाएगी कि जिस भी पद पे आप पढ़ा रहे हैं उस पद के लिए आप काबिलियत रखते हैं नहीं रखते। 2 साल बाद पूरा आपका अवलोकन किया जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। परमानेंट दोस्तों आप पहले भी हो गए, लेकिन 2 साल तक आप पे नज़र रखी जाएगी। ऐसा नई शिक्षा नीति के अंदर है। अब दोस्तों जो आपसे एनटीए परीक्षा लेगी, जो मैंने आपको बताया एनटीए आपसे परीक्षा लेगी, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये भी मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। जहाँ तक मुझे सूत्रों के अनुसार पता चला है, ये दोस्तों बिल्कुल कंफर्म आप मान के नहीं चलेंगे। इसमें ये आपसे 2 तरह के एग्जाम लेगी, एक आपका एमसीक्यू के आधार पर होगा, ठीक है, मतलब जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें आपको एक टिक करना है। और दूसरा दोस्तों आपको राइटिंग एग्जाम भी देना पड़ सकता है इसमें, जैसे कि आप अपने एग्जाम वगैरह जैसे 10th, 12th या ग्रेजुएशन का आप एग्जाम देते, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है उसका राइटिंग में आप लिख के आंसर देते, तो ऐसे 2 तरह के आपसे एनटीए एग्जाम ले सकता है। अब दोस्तों ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसका मुझे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने सीटेट में आपको परिवर्तन बताएं और जो एनटीए का आपको किस तरह से एग्जाम देखने को मिलेगा, ये दोस्तों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। बाकी ये दोनों एग्जाम जरूर होंगे आपके, बाकी भविष्य में जैसे होंगे फिर आपके सामने सब कुछ आ ही जाएगा। अभी तो दोस्तों हम केवल गैस ही कर सकते हैं ना। तो दोस्तों इसमें क्या चेंज हुए, देखिए अभी 2 तरह की आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। अब जो स्टेट लेवल पे बात करते हैं, तो अभी तक क्या होता था, मैक्सिमम स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट में नए आपसे इंटरव्यू लिया जाता था और नए आपसे किसी भी तरह का डेमो लिया जाता था, ठीक है। एक तो अब आपका वो ऐड हो जाएगा जो आपको नई शिक्षा नीति के बाद परिवर्तन देखने को मिले। बाकी जो आपकी क्वालिफाइड डिग्री वो तो पहले से मांगते थे, टीचिंग रिक्रूटमेंट के एग्जाम को आप क्वालिफाई करते थे, वो सारी चीज़ें तो पहले की तरह समान है। बाकी जो नया है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में इंटरव्यू और डेमो, ठीक है, मैक्सिमम ऐसी जॉब है स्टेट गवर्नमेंट की जहाँ पे इंटरव्यू डेमो नहीं होते, लेकिन अब होंगे। और दूसरा आपसे एनटीए एग्जाम लेगा, ये भी नई चीज़ हो गई है, ठीक है। और
2 साल तक के लिए आप पे नज़र रखी जाएगी, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, कि आप जिस भी शिक्षक पदवी के लिए पढ़ा रहे हो उस पदवी के लिए आप काबिलियत रखते हैं नहीं रखते हैं, आपका शिक्षण कैसा है, प्रभावी है, कितना बच्चों को आप अधिगम करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी उसमें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। बाकी सेंट्रल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल लेवल पे जो भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, पहले के क्या रूल थे और अब के क्या रूल है, तो उसमें आपको ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए हम KVS को लेकर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, KVS में पहले इंटरव्यू और डेमो पहले भी होते थे, ठीक है, जो पूरा प्रोसेस है वो तो था ही, बाकी आपके इंटरव्यू और डेमो पहले भी होते थे KVS में। पहले का मतलब अभी भी होते हैं, अब नई शिक्षा नीति के बाद होंगे तो भी होंगे। अब क्या होता है दोस्तों, आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसमें आपका इंटरव्यू हो जाता है, वहीं आपका डेमो हो जाता है, ठीक है, दोनों चीज़ हो जाती है। अब शायद से ऐसा हो सकता है नई शिक्षा नीति के आने के बाद आपका इंटरव्यू अलग लिया जाए और आपका डेमो अलग लिया जाए, ठीक है, बस आपको ये सेंट्रल लेवल पर परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी इंटरव्यू और आपका डेमो तो होता ही है। और दूसरी चीज़ NTA, ये तो दोस्तों निश्चित रूप से NTA तो कहीं भी नहीं था अभी तक, लेकिन NTA आपका जरूर आया, तो सेंट्रल लेवल पे भी आपको ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी जो मैं आपको 2 साल की बात बता रहा था, 2 साल तक आपको देखा जाएगा, वो KVS में अभी भी चलता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो स्टेट लेवल पर आपको ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा और सेंट्रल लेवल पर आपको कम परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब इसमें दोस्तों आपके प्रमोशन की बात करते हैं, ठीक है। अभी जो प्रमोशन का प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मतलब आसान शब्दों में बताऊं, जो काम करेगा ना उसे प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। जो एक्टिव शिक्षक है, मतलब जो सक्रिय शिक्षक है, उसे ही प्रमोशन मिलेगा। अब ये सारा बेस होगा दोस्तों आपका CPD पे बेस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस डेवलपमेंट पे, इस पे बेस होगा सारा का सारा, ठीक है। इसमें आपकी काउंटिंग होंगी, आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आपको सारे पॉइंट इसमें मिलेंगे। और बाद में जब आपका कैलकुलेट किया जाएगा, जितने आपके पॉइंट होंगे उस हिसाब से आपको प्रमोशन मिल जाएगा। अब इसमें ना कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है आपका ट्रांसफर को लेकर। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ट्रांसफर अब होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो ये बोला गया है कि ट्रांसफर होगा ही नहीं। दोस्तों स्टेट लेवल पर बात ज़्यादा फोकस करके बोले, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर इतनी फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर दोबारा से मैं KVS का एग्जाम्पल लेके चलूँ तो भाई किसी को भी घर नहीं मिलता। मान के चलो कोई दिल्ली का अभ्यर्थी है, उसे KVS में दिल्ली मिलना बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग में, तो ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे जो है उन्हें तो बाहर ही जाके पढ़ाना पड़ेगा, और अगर बाहर जाके पढ़ाएंगे तो उनका तो ट्रांसफ़र निश्चित रूप से होगा ही, ठीक है। जो तो इसलिए जो KVS का जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो लगभग दोस्तों सेम का सेम ही रहेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मान के चलो आप दिल्ली के मूल निवासी हैं या फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा के मूल निवासी, आपका दक्षिण भारत में ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर आप दक्षिण भारत में आपको स्कूल अलॉट कर दिया, आपको पूरी ज़िंदगी दक्षिण भारत में पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपका सेंट्रल लेवल पे तो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जब हम स्टेट लेवल की बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, शायद से दोस्तों वहाँ आपको स्थायी कर दिया जाए। स्थायी का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आँख बंद करें आपको वहीं पढ़ाना पड़ेगा। जो भी उस स्टेट के रूल हैं, जैसे भी रूल हैं, जैसे पहले थे ऐसे ही दोबारा होंगे। लेकिन जो एक दोस्तों एक रैंडम कर देते ना एकदम ट्रांसफ़र, वो सब बंद हो जाएंगे तबादले, ठीक है। मतलब जो अनैतिक था या मतलब खामखाई था, एकदम बेमतलब ही ट्रांसफ़र कर देते थे, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे अगर आप उन्हें जेन्युइन रीज़न देते हैं, चाहे KVS की बात करें और चाहे आपकी स्टेट लेवल की बात करें, ठीक है, कोई भी स्कूल की बात करें, अगर आप उन्हें जेन्युइन रीज़न देते हो तो निश्चित रूप से आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों इस सब में क्या है, जितना भी मैंने आपको ये पूरा का पूरा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, ठीक है। फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। जो आप 2 साल तक अगर आपका शिक्षण प्रभावी रहा है, मतलब ठीक है, मतलब प्रभावी का मतलब ये नहीं जितना आपसे कहा गया उतना आपने किया, मतलब जितना आपसे उम्मीदें की जा रही थी उतना आपने किया, बाकी एक्स्ट्रा करते तो निश्चित रूप से उसके तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप बढ़िया पढ़ा लोगे, मतलब जब तक आपकी रिटायरमेंट होगी जब तक आराम से पढ़ा लोगे। अब जितना भी दोस्तों मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसका जो लेवल होगा, चाहे हम CTET की बात करें, NT की बात करें, किसी रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम की बात करें, किसी भी तरह की बात करते हैं, तो इसका दोस्तों लेवल ऐसा ही होगा। अब आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो जो शिक्षक बनने की सच में इच्छा रखते हैं, जिसके अंदर सच में पैशन है ना, जो सच में चाहते हैं कि मैं एक शिक्षक बनूं, बस वही बन पाएगा, वही इन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा। बाकी जो ऐसा सोचते हैं यार कोई जॉब नहीं लग रही, मैं शिक्षक ही बन जाता हूँ, या भाई टीचर की जो बच्चे 6 घंटे की नौकरी है, आराम से जाओ पढ़ाओ और आ जाओ, मतलब पढ़ाओ मत पढ़ाओ। क्योंकि जो मेन स्कूल की बात करते हैं दिल्ली की या KVS की, या फिर कुछ अच्छे जो स्कूल की बात करते हैं जहाँ नज़र रहती है गवर्नमेंट की, वो तो ठीक है। बाकी जो गाँव में दोस्तों ऐसे स्कूल होते हैं वहाँ तो कोई आता भी नहीं चेक करने, ठीक है। तो आप ये सोच रहे आराम से मतलब कुछ और भी वर्क कर लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं लग रहा तो टीचर ही बन जाऊँ, मतलब आपके अंदर पैसे नहीं, आप मजबूरी में टीचर बनना चाह रहे, तो ऐसे टीचर अब भारत को नहीं चाहिए। टीचर अब वही बनेगा, वही सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा जो सच में टीचर बनता है और सच में टीचर बनने की काबिलियत रखता है, उसका पेडागोजिकल सेक्शन मजबूत है, उसकी एजुकेशनल साइकोलॉजी मजबूत है, ठीक है। और भी कुछ विषय हो जाते हैं, अगर उस पर उसकी अच्छी पकड़ है तो वही शिक्षक बन पाएगा, ठीक है। मतलब आसान शब्दों में ये कि जिसके अंदर सच में शिक्षक बनने की काबिलियत है, जिसके अंदर सच में शिक्षक बनने का जुनून है, बस वही अब शिक्षक बन पाएगा। और शिक्षक बनने के बाद बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगा वो, उसे निश्चित रूप से सक्रिय रहना पड़ेगा, ठीक है, एक्टिव रहना पड़ेगा।
और अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, जो सबसे मेन जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो आप टेंशन भी ले रहे हैं कि भाई अब शिक्षक बनना मुश्किल है, इंटरव्यू आ गया, डेमो आ गया, करप्शन होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो नई शिक्षा नीति है इसका सब लोग समर्थन नहीं कर रहे, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब जो आपकी शिक्षा है, जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, जो भी है, तो दोस्तों ये हमारी संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टेट के पास अपने अधिकार होते हैं, वो अपने हिसाब से फेरबदल कर सकता है अपनी किसी भी रिक्रूटमेंट में या फिर किसी भी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, टीचिंग रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। ठीक है, चाहे नर्सरी टीचर की बात करें, चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, किसी की भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस समवर्ती सूची के अंतर्गत के कारण हो रहा है। ठीक है, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें भी इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत ही रखा गया है। अब शायद से इसमें चेंज कर देते तो फिर आपको जो सेंट्रल द्वारा रूल बना दिए जाते हैं, फिर जो भी नई शिक्षा नीति में रूल आते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, उसे वो फॉलो नहीं करने पड़ते। ठीक है, लेकिन ये समवर्ती सूची के अंतर्गत है, इसलिए अब ऐसा नहीं, स्टेट के पास खुद के कुछ अधिकार वो अपने हिसाब से फेरबदल कर सकता है। ठीक है, अब ये जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया, पहले जो था और अब जो है, मैंने आपको अंतर भी बता दिया, अब क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जिस भी स्टेट में देखो, सेंट्रल लेवल पे तो मैंने आपको बताया कोई खास आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेट लेवल पे कोई भी आपकी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी तो उस स्टेट में जिसकी भी गवर्नमेंट है उसके पास अधिकार है कि वो इन सब चीज़ को फॉलो करे या ना करे। उसका मन नहीं है स्टेट का कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू नहीं होगा, मैं नहीं चाहता डेमो हो, नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेट के ऊपर अधिकार है। तो अब ये आप जिस भी स्टेट में शिक्षक बनना चाहते हैं उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका भी इंटरव्यू होगा नहीं होगा। ठीक है, वो क्या रूल निकालते हैं। अब शायद से कुछ ऐसे स्टेट है जो इसका जो भी पूरा का पूरा नई एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर उसे फॉलो कर ले। ठीक है, और कुछ स्टेट ऐसे होंगे जो भाई कहे नहीं भाई हमें इंटरव्यू नहीं चाहिए, इंटरव्यू से भ्रष्टाचार होता है, ये होता है, वो होता है। तो भाई वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे मैंने आपको बता दिया, केवीएस को मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया, उसमें पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी, अभी भी ऐसी चीज़ें होती है। थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिला है, ज़्यादा चेंज आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिला है। अब स्टेट लेवल पे ये फ़ायदा है दोस्तों, उस स्टेट में जिसकी भी गवर्नमेंट है उसके पास अधिकार होते हैं। ठीक है, वो क्या परिवर्तन करे। तो इसलिए अब देखते हैं स्टेट परिवर्तन करती है नहीं करती, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अब शायद से आप जिस भी स्टेट में शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें जैसा पहला प्रोसेस था ऐसा ही प्रोसेस चलता रहे, शायद से वो कोई भी परिवर्तन ना करे, क्योंकि समवर्ती सूची के अंतर्गत आने के कारण उस स्टेट के पास अधिकार है वो परिवर्तन करे या ना करे। अब दोस्तों इसमें मैं बता दूं, जैसे DSSB की तरफ से दिल्ली में जो आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में जो शिक्षक रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, उसमें भी जो DSSB की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, ये भी दोस्तों दिल्ली सरकार की होती है, सेंट्रल लेवल की नहीं होती। ठीक है, अब मैं ऐसे स्टेट गवर्नमेंट इसलिए नहीं बोल रहा, फिर आप मुझे नीचे कमेंट करते कि सर दिल्ली तो स्टेट है ही नहीं, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली तो राजधानी है। ठीक है, इस तरह कमेंट करते, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारी दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है तो उसके अंदर है DSSB भी। ठीक है, मतलब भविष्य में जिसकी भी सरकार होगी तो दिल्ली सरकार के पास होती है, वो सेंट्रल लेवल की नहीं होती DSSB की रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो DSSB में ये सारे रूल फॉलो ना हो तो दोस्तों ये भी भविष्य में ही हमें हमारे CM साहब बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जब लागू होने के बाद कौन कौन किन किन इन रूल्स को फॉलो करता है। अब दोस्तों जो भी रूल्स बनाते हैं, जैसे इंटरव्यू वगैरह बनाते हैं, ठीक है, सब अपने हिसाब से बनाते हैं। अब सेंट्रल लेवल पे केवीएस में मुझे नहीं लगता इस लेवल तक का करप्शन होता होगा इंटरव्यू में। ठीक है, हो भी जाता होगा, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है दोस्तों करप्शन नहीं होता केवीएस में ज़्यादा। ठीक है, DSSB की बात करते हो तो यहाँ भी आपको ज़्यादा करप्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन DSSB में तो इंटरव्यू होता ही नहीं है, तो फिर तो यहाँ करप्शन के बिल्कुल भी चांस नहीं। ठीक है, अगर कल को कर भी दिया जाए यहाँ पर इंटरव्यू तो इसके कम चांस है कि आपको करप्शन देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा जब आपको कोई यूपी की, हरियाणा की या बिहार की आपको कोई रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी तो वहाँ पर कितना ज़्यादा करप्शन होता है इससे आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो दिल्ली में कम करप्शन देखने को मिलता है आपको, और सेंट्रल लेवल पे जो रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है उसमें कम करप्शन देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बिल्कुल भी करप्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, करप्शन ऐसी चीज़ है दोस्तों, इसे एक बार में ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, धीरे धीरे अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या योजनाएं लेके आती हूँ। जैसे इंटरव्यू को मैं बता दूं, मान के चलो वो टेक्नोलॉजी को वहाँ से जोड़ दिया जाए, आपकी बिल्कुल लाइव वीडियो, और वो जो लाइव वीडियो चल रही है वो डायरेक्ट आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री वालों में शो हो रही हो। ठीक है, उनके पास हो तो शायद से करप्शन कम हो जाए। तो बस ये तो आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बाकी मैंने दोस्तों आपको सारी की सारी मेन चीज़ें बता दी। अब इसमें दोस्तों जो मैंने आपको बताया था, जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है हमारी शिक्षा, तो इसमें ये नहीं है कि स्टेट के पास ये भी अधिकार है कि वो 2 साल की बीएड करा रहा है, मतलब डाइट जीबीटी बीटीसी करा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास। ठीक है, ये तो दोस्तों रूल्स एक ही रहेंगे, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। 4 साल की बीएड है तो 4 साल की बीएड ही मान्य होगी।
ठीक है, इसमें कोई भी पंगा नहीं बैठेगा। ये चीज़ अलग है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये तो 4 साल की रहेगी। आपकी JBT, डाइट, BTC सब बंद कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं दोस्तों, जो आपकी MPhil होती थी, ठीक है, आप सबसे पहले 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स करते थे। मास्टर्स करने के बाद नेट JRF अगर आप क्वालिफाई करते थे, उसके बाद आप डिसाइड करते थे कि आपको PhD करनी है, MPhil करनी है। तो अब MPhil को हटा दिया गया है, हटा दिया जाएगा, मतलब नई शिक्षा नीति के आने के बाद, ठीक है। अभी तो MPhil है, लेकिन बाद में उस MPhil को हटा दिया जाएगा, आपकी केवल PhD बचेगी फिर, ठीक है। तो MPhil भी हटा दी। बाकी डाइट, JBT, BTC जो भी प्राइमरी लेवल के आप टीचर बनते थे, उसमें जो भी आपसे डिप्लोमा कराए जाते थे 2 वर्षीय, अब उन्हें भी हटा दिया गया। अब आप सबको 4 वर्षीय BEd ही करनी पड़ेगी। और इसमें दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई दी, आपने शायद ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, कि जो PRT शिक्षक है पहली से 5वीं तक के लगते थे, वो तीसरे से 5वीं तक के लगेंगे, ठीक है। तो ये और परिवर्तन है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारी की सारी इसमें आपको चीज़ बता दी है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप हमारे इस एस्कार्सन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब भविष्य में एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप निश्चित रूप से हमारी इस एस्कार्सन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।